So the fiber optics is the base of highway. Fiber optics क्या है? Base of information highway. इंफॉर्मेशन हाईवे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हाईवे का मतलब जो डेटा है, डेटा कितना ज्यादा से ज्यादा पास हो सके, जैसे MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड या GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड या TBPS टेराबाइट पर सेकेंड। तो मेगा मैंने 10 to the power 6, 10 to the power 6, गीगा मैंने 10 to the power 9 और टेरा मीन्स 10 to the power 12। तो 12 बाइट पर सेकेंड के हिसाब से यदि डेटा है तो दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन हाईवे। इसके आगे भी जाता है पेटाबाइट भी, लेकिन अभी हम यहीं तक मान के चल रहे हैं। और आज के डेट में अभी जो हम लोग कनेक्टेड हैं ये 4G टेक्नोलॉजी है, 4G। तो 4G में मेगाबाइट पर सेकेंड का आ रहा है, और इस साल 2022 के दिसंबर तक जो टेक्नोलॉजी आने वाला है वो 5G। तो 5G में हो जाएगा गीगाबाइट पर सेकेंड, और 5G और 6G के अंदर जो होगा वो डेटा रेट जो होता है वो टेराबाइट पर सेकेंड हो जाएगा। तो इंडिया अभी 4G पर है बेस्ड, 5G के कोशिश में है, और 6G उसका फ्यूचर है। तो ये तीन जो है पॉइंट्स हैं डेटा के लिए, डेटा रेट के लिए। अब इसको डेटा रेट के ट्रांसफर की कहानी कहाँ से शुरू होता है? वो होता है बहुत पहले 1870 AD में। 1870 में भारत के ऊपर अंग्रेज का शासन था, और अंग्रेज के शासन के समय में 1870 में लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस समय जो वैज्ञानिक थे जॉन टिंडल में टिंडल इफेक्ट करके आप बेसिक क्लासेस में इनका पढ़ा है, उसमें है लाइट कुड गाइड विद इन स्ट्रीम ऑफ वाटर, विद इन स्ट्रीम ऑफ वाटर, लाइट कुड गाइड विद इन स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, इस स्टेटमेंट का बहुत सिंपल सी मतलब है कि ये मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा है, इस कंटेनर में ये पानी भरा है, ये ठीक है, और पानी के वजह से यहां पर एक उसमें नोजल लगा है, ठीक है। तो पानी भरा है तो क्या होगा? ये नोजल से पानी जो है बाहर निकलेगा, ठीक है, नोजल से पानी बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा लॉ बन गया यहाँ पे? दिस इज बेस्ड ऑन बर्नौली। ये बर्नौली का सिद्धांत हो गया कि ये यदि वाटर है, दिस इज H2O, तो H2O तो ये पानी का जेट यहाँ पे आता है। अब ये बर्नौली का तो बहुत पुराना नियम है, मैकेनिक्स में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। जॉन टाइडल साहब ने क्या किया कि इन्होंने यहां पर एक बल्ब जला दिया, बिजली का बल्ब, ऊपर से पानी का टब है उसके ऊपर बिजली का बल्ब जला दिया। तो बिजली के बल्ब जलाने के बाद जो रोशनी पानी में आती है उसमें, उसके वजह से ये जो पानी का जेट है ये भी प्रकाशित हो गया, ब्राइट जेट, है ना। जेट जो है वो चमकता हुआ दिखा। अब इसका कारण क्या है? इसमें फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो इसका कारण क्या है? फिजिक्स इसमें खोजा गया। तो ये कहा गया कि ये जो लाइट है वो गाइड हो रही है पानी के धार से। पानी के धार जिस डायरेक्शन में बहेगा उस डायरेक्शन में लाइट भी प्रवाहित होगी। यदि इसके अंदर इसको दूसरे डायरेक्शन में कर देंगे तो लाइट भी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट जॉन डाल्टन ने किया था 1718 में। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है
वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, और उस कम्युनिकेशन के जो एक्सपेरिमेंट में होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोफोन। फोटोफोन, फोटोफोन माने कम्युनिकेशन। तो इसलिए ग्राहम बेल को आजकल के जो टेलीफोन है इसके जन्मदाता भी कहते हैं ग्राहम बेल का। और ग्राहम बेल का काम इतना सक्सेस रहा कि उनके नाम से अमेरिका में सबसे बड़ी जो लैब है वो बेल लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है, जिसको ग्राहम बेल ने स्टैब्लिश किया। तो इन्होंने फोटोफोन का एक खोज निकाला। उसके बाद आता है समय 1910। 1910 में हैंड्रस एंड डिबाई ने कॉन्सेप्ट दिया वेव गाइड का। और वेव गाइड के कॉन्सेप्ट के लिए जो मटेरियल यूज किया उस मटेरियल का नाम है डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल। जैसे माइका हो गया है ना, माइका कैपेसिटर के बीच में लगाते हैं ना, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, तो इसके बीच में जो मटेरियल यूज करते हैं इसके बीच में उसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के बीच में जो मटेरियल यूज करते हैं के दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो माइका या कोई और भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो इसकी खोज जो है 1910 में हो गया था। अब काफी लंबे बाद 1910 से लेके 50 साल बाद 1960 में खोज होता है लेजर का, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। तो लेजर आप डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं, और लेजर और ऑर्डिनरी लाइट में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस का यूज करते हुए ये लेजर का प्रयोग ने कम्युनिकेशन को और बहुत तेजी से बढ़ाया। और उसके 6 साल बाद 1966 में दो साइंटिस्ट होते हैं सी कॉव और हक्कन जो है, उन्होंने ये टेस्ट किया कि जो 20 मीटर लाइट यदि ट्रेवल करे तो लाइट का माने जैसे ये आपका कोई लंबाई है और ये लंबाई 20 मीटर है, और यहाँ पे लाइट का दिया जाए I0 इंटेंसिटी, और यहाँ पे लाइट जो मिले I, तो I जो होगा वो 1% लेस देन I0। तो लाइट की इंटेंसिटी में 20 मीटर तक यदि लाइट प्रवाह हो तो उसमें 1% की कमी आती है। ये उन्होंने खोज किया। किसने खोज किया? सी कॉव और हॉकन ने। तो ये सारे जो कंपोनेंट है 5 स्टेप्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी फाइबर। अब जो मेन पॉइंट है वो है लाइट। वाई लाइट इज सो इंपॉर्टेंट। तो लाइट को सो इंपॉर्टेंट करने के लिए हम जानते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने कई वीडियो इस पे बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि क्विकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, और तो इस तरह से हम ये कह दें कि ये एक बीच का जो पोर्शन है ये विजिबल लाइट का है, दिस इज योर विजिबल लाइट। और ये वेवलेंथ यदि बढ़ रहा है तो विजिबल लाइट में ये वायलेट हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। रेड के आगे इंफ्रारेड, दिस इज इंफ्रारेड। उसके बाद हो जाएगा रेडियो वेव, उसके बाद हो जाएगा टेलीविजन वेव, उसके बाद हो जाएगा लॉन्ग रेडियो वेव। वायलेट के पीछे जो होगा वो क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। उसके पीछे जो होगा वो एक्सरे हो गया, उसके बाद गामा रे हो जाएगा, उसके बाद कॉस्मिक रे हो जाएगा। कॉस्मिक रे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा स्केच है क्विकली। अब विजिबल जो लाइट है, इस विजिबल लाइट में जो ये है दिस इज इंफ्रारेड, रेड रीजन हो गया,
और ये हो गया, दिस इज योर ब्लू रीजन, ये ब्लू रीजन है। तो ब्लू रीजन की जो फ्रीक्वेंसी है लगभग 400 वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और रेड का जो वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ लगभग जो होता है वो 800 नैनोमीटर का। तो इसका मतलब हो गया कि ये विजिबल लाइट जो है वो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में स्प्रेडेड होता है, बीच में स्प्रेडेड होता है। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉर्मूले के हिसाब से आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो c is velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is divided by lambda wavelength 4000 से 8000 के बीच का एक कोई वेवलेंथ ले लेते हैं हम, that is 6000 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 10 to the power 8 divided by 600, 6 into 10 to the power 2 नैनो 10 to the power -9। तो ये कितना हो जाएगा, this cancel and here it is 2 and this is 2 and here it is -9, तो -7, so this is nothing but 1/2 into 10 to the power 15, 8 है और 9, 8 9 15, तो 1/5 का मतलब हो गया 0.5 into 10 to the power 15 hertz, and this can be written as 5 into 10 to the power 14 hertz। अब 5 into 10 to the power 15 hertz को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं, सॉरी, दिस इज 500 into 10 to the power 12, 500 into 10 to the power 12, और 10 to the power 12 को हमने बताया आपसे टेरा हर्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 500 टेरा हर्ट्स, 500 टेरा हर्ट्स, या इसको हम कहते हैं 0.5 into 10 to the power 15, तो ये जो हो जाएगा 0.5 पेटा हर्ट्स, दिस इज पेटा हर्ट्स and this is terahertz, this is T stand for tera, P stand for peta। अब यदि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी ये कहते हैं OP, दिस इज योर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। अब इस समय जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम ये कहते हैं मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज मींस 10 to the power 6 हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज मींस 10 to the power 9 हर्ट्ज। तो 5G टेक्नोलॉजी होगा वो गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है, और 4G टेक्नोलॉजी है वो मेगाहर्ट्ज पे रन कर रहा है। तो 10 to the power 8, 10 to the power 9 5G टेक्नोलॉजी जो 2020 तक होगा, और ये 2021 तक जो है 4G चल रहा है। तो ये 10 to the power 14 हर्ट्ज कब आएगा? You can see this is a long term communication, this is long term communication। तो लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन का मतलब कि जो कम्युनिकेशन का दायरा है, रेंज है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब यू कैन से दिस इज NG, NG में N इज 4 अभी है, 5 आ सकता है साल के अंत तक, उसके बाद 6 7 8 9, ये सारा जो वर्जन है वो कम्युनिकेशन का आएगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना फास्ट कम्युनिकेशन होगा। इस समय वॉइस आ रहा है, इस समय वीडियो आ रहा है, तो इसके अलावा भी 5G 6G में कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हाईवे हो रहा है। अब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन देख लिया।
अब आते हैं जो फाइबर पे। फाइबर फाइबर पर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, इज इट सॉलिड की हॉलो? तो आपको ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इट इज हॉलो, है ना, इट इज हॉलो। लेकिन फाइबर जो होता है वो सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता, है ना, हॉलो नहीं होता, ये सॉलिड होता है। अब जो आपके अंदर पहले से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है हॉलो और सॉलिड का, वो चीज अब आज से दूर करना है कि इतना सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो प्रोपगेशन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, TIR। TIR के कॉन्सेप्ट से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यदि हम एक्सप्लेन करें तो बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो सकता है। देखिए, मान लीजिए सपोज दिस इज ए ग्लास मिरर, दिस इज ए मिरर। अब ये मिरर पर यदि एक कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ये लाइट क्या होगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। तो दिस इज योर नॉर्मल, है ना, साइन आई और ये साइन आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई आर बराबर होगा और ये सारे प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर एक और मिरर लगा दें, इफ यू पुट अनदर मिरर, तो अनदर मिरर से क्या होगा कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वे। और यहां पर एक फिर और मिरर लगा दें तो क्या होगा, ये जो लाइट है वो फिर यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर यहां पर एक दूसरा मिरर लगा दिया तो ये लाइट फिर इधर रिफ्लेक्ट हो गया। और फिर यदि यहां पर एक और मिरर लगा दिए इस तरह से तो ये लाइट यहां आकर के फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। और फिर इस तरह से ये मिरर एक और हो जाए तो ये आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब इतने प्रोसेस को यदि हमें एक साथ करना है, इतने प्रोसेस को एक साथ करना है तो हम क्या करें, हम कह दें कि एक मिरर ये हो जाए और दूसरा मिरर ये हो जाए। ये एक मिरर है और दूसरा मिरर ये हो जाए तो इस दो मिरर से एक लाइट इस तरह से पास करे, ठीक है। तो वो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ 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 होगा, और ये फिर बाहर की तरफ निकल गया। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके इस चीज को, मिरर को एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। यदि हम कुछ ऐसा कर दें कि ये एक मटेरियल लें, ये एक मटेरियल लें और इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर कुछ सॉलिड कर दें, इट इज कंप्लीट सॉलिड, है ना, इस मटेरियल के अंदर कंप्लीट सॉलिड कर दें और फिर इसके बाहर जो है वो एक दूसरा मटेरियल दे दे, ये बाहर एक दूसरा मटेरियल हो रहा है ना, ये एक दूसरा मटेरियल हो रहा है। और हम चाहते क्या है इसमें, हम ये चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है अंदर वाला, इसका N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है।
और जो बाहर का जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहाँ पे वाटर है, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर एंड हियर इट इज एयर, दिस इज वाटर एंड एयर। अब वाटर के अंदर से कोई लाइट इंसिडेंट हो तो क्या हो सकता है, व्हाट विल बी दी पॉसिबिलिटी। ये जो एंगल है दिस इज एंगल आई, और ये वाटर इज डेंसर मीडियम, वाटर का रिफ्रैक्टिव NW और एयर का NA। तो लाइट यहां से निकलेगा तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, दिस इज R। क्यों? क्योंकि NW इज ग्रेटर देन NA, NW इज ग्रेटर देन NA। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसलिए ये वाटर इज डेंसर, वाटर इज डेंसर, और एयर क्या होगा, रेयरर, एयर रेयरर। अब यदि लाइट का हम एंगल चेंज कर दें, लाइट की ये एंगल चेंज कर दें, ये बढ़ा दिए दिस एंगल, तो एक स्थिति आएगा कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ गया, और बढ़ करके वो ये इस डायरेक्शन में चला जाए, दैट इज पैरेलल टू द surface of water, parallel to the surface of water, and then matlab this R is, then IC is known as critical angle, IC is known as critical angle, or for R is equal to this, R is equal to 90 degree, R is equal to 90 degree। तो वो इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट 90 डिग्री पे जाए, दिस इज 90 डिग्री पैरेलल टू द वाटर सरफेस, तो हम आई को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल का कोई रे ले लें, ये रे, तो ये रे में जो आई है ये क्रिटिकल से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, finally it comes in this way, finally it comes to the same medium में चलाएगा, and then it is called total internal reflection, this is total internal reflection, TIR। तो उसी मीडियम में लाइट को ले आने के लिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है, ये हम ऑप्टिक्स का रूल आप जानते हैं बहुत पहले से, और ये ऑप्टिक्स के रूल को हमें कहाँ लेना है, प्रोपगेशन के लिए। तो प्रोपगेशन के लिए ये बेसिक डायग्राम और उसके कंपैरिजन चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि फाइबर इज सॉलिड, फाइबर इज सॉलिड, तो सॉलिड बताने के लिए हमको ये स्टेप्स आपको बताना है। इस सॉलिड बताने के लिए ये जो दो मटेरियल्स बने N1 और N2, यदि N1 का मान N2 से ज्यादा हो जाए, if N1 is greater than N2, if N1 is greater than N2, है ना, N1 is greater than N2, तो ये जो ऑप्टिक्स का लॉ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये यहाँ पर एक्ट करेगा, और साथ में वो लॉ के एक्ट करने के साथ साथ ये कम्युनिकेशन भी होगा। तो क्या हुआ, इस डिस्कशन से रिजल्ट क्या निकला, इस डिस्कशन से ये रिजल्ट निकल रहा है कि फाइबर में जो स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर में एक मटेरियल ऐसे हुआ जिसके अंदर का जो मटेरियल है उसका
की ज्यादा है और दूसरे का कम है, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, सपोज दिस इज द material, suppose this is the material, और इस मटेरियल के बाहर, इस मटेरियल के बाहर एक दूसरा मटेरियल है, इस मटेरियल के बाहर एक दूसरा मटेरियल है, ये मटेरियल, और इस मटेरियल के भी बाहर एक और मटेरियल है, ये। तो यहां पर हम तीन डायग्राम बनाए, तीन डायग्राम बनाए हैं, तो इसका जो नाम हो जाता है, दिस इज कोर, this is your core, this is core, and this one is cladding, this is core and this is cladding, and this one is known as jacket, this one is known as jacket, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह दें कि दिस इज N3, here it is N2 and this is N1, so N1 is greater than N2, which is greater than N3, which is greater than N3. तो फाइबर क्या है? अगेन दिस फाइबर इज सॉलिड, फाइबर इज नेवर हॉलो बट इट इज सॉलिड. अब हाउ टू डिफाइन दिस फाइबर? फाइबर is something optical fiber, optical fiber is the optical fiber is the light equivalent waveguide, light equivalent waveguide with the additional advantages of very wide bandwidth, very wide bandwidth. Physically, an optical fiber is a very thin and flexible medium having a cylindrical shape consisting of three sections. Three sections. First is core,
कोर इस क्या है, इनर मोस्ट सेक्शन and high refractive index, high refractive index. दूसरा है cladding, surrounded by a glass coating with low refractive index in comparison to core, and then there is a jacket. The outermost section, which is used to protect, the core and cladding with environment, core and cladding with external environment. So this one is the basic fiber. Now the question is कि what is the fiber and draw a sketch diagram. तो आपको यहाँ तक बनाना होगा कि फाइबर का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा. This is your fiber and the diagram. Now we have to study about core. कोर के बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए. It acts like a continuous layer of two parallel mirrors. A signal is found in it to propagate between two boundaries. After multiple reflection in the form of total internal reflection, TIR, total internal reflection. तो इसको यदि डायग्राम के रूप में हम बनाना हो सिंपल सा, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज योर कोर and any light is passing something in this way. Any light passing in this way, yes, something is this way. और ये कहते हैं कि this is similar to parallel mirror. तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक मिरर है ये, और ये मिरर M1 और ये दूसरा मिरर है M2
और इस दोनों मिरर के बीच से यदि कोई लाइट रे यहाँ पे जाए तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के फिर पास हो रहा है। तो ये पैरेलल मिरर तो हॉलो है, लेकिन ये कोर जो है वो सॉलिड है, ये कोर जो है वो सॉलिड है। तो दिस इज सॉलिड कोर एंड हियर पैरेलल मिरर, हॉलो मिरर्स, ये हॉलो मिरर्स है। तो जो हम जब कंपैरिजन दिखाते हैं कि इस तरह से कोर और क्लैडिंग हो रहा है, तो उसके बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट बनता है कि ऐसा लग रहा है कि कोर जो है वो हॉलो है ना। कोर हॉलो होने के पीछे का रीजन यही है कि इट इज नॉट बेसिकली हॉलो बट इट्स अपीयर एज दी हॉलो, है ना। तो ये फाइबर जो है वो बेसिकली क्या है, ये सॉलिड है। अब जो स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें, स्ट्रक्चरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम में दिस इज कोर, हियर इट इज एक्सिस, ये एक्सिस है, और ये कोर, कोर के आउटर साइड में दिस इज क्लैडिंग, this is core, this is cladding, and this part is jacket, this part is jacket to protect the environment. तो जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे सपोज दिस लाइट इज इंसिडेंट, तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस से जो एंगल बना ये, दिस इज इंट्रेंस एंगल, ये लाइट बेसिकली क्या है, लेसर है, वी यूज द लेसर लाइट। So laser light is theta E. Theta E is entrance angle. Entrance angle, और ये entrance angle जब यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा आई, थीटा आई, और N1 और N2, N1 और N2 दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये कोर का है, दिस इज कोर एंड दिस इज योर क्लैडिंग, N1 is greater than N2, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से मिल गया, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहाँ आया, और फिर ये लाइट यहां से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया अगेन। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है लाइट का, ये इस तरह से हो रहा है। एंड this I is incident, theta I is incident angle at core cladding, और एक और एंगल यहां बन रहा है, दिस एंगल, this is theta T. This theta T is transmission angle. This theta T is transmission angle. तो यहां पर जो फेमस लॉ है, that is called Snell's law. Snell's law स्टेट करता है कि when a beam of light passes
through the medium, media, then the sign of incident and sign of reflected light is constant. Then the ratio of, here you can say ratio of sign. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस पॉइंट पर यू सी एट दिस पॉइंट, इस जंक्शन पे हम लगाएं तो साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा ई इज इक्वल टू n0 बाई n1. n0 क्या है? आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, कोर क्लैडिंग के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 जो होगा वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑफ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इस स्नेल्स लॉ के हेल्प से व्हाट वी फाइंड कि n0 sin theta e entrance is equal to n1 sin theta t. ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मेट हो गया. और इसी में साइन थीटा is, if you have the other point, so n1 sin theta I is equal to n2 sin theta r. This is equation 1 and this is equation 2. And this n1 sin theta I is equal to n2 if theta r is 90 degree. This is equation 3. Because sin theta r is sin 90 degree, so it is 1. So it is 1. So what we feel is sin theta IC is equal to n2 upon n1. This is n2 upon n1. Where IC, this sin theta IC is known as critical angle. This is known as critical angle. So the sin theta E is equal to n1 upon n0 sin theta t. From this n1 upon n0 sin theta t. And this is n1 upon n0, and here it is sin 90 minus theta IC. Theta IC t. Matlab, if this kind of triangle is there, so this angle is theta t and here it is theta IC. So this triangle, this is the ray, so we have this much. And here n1 upon n0 sin 90 minus theta is, this is cos theta IC. This is cos theta IC. And this cos theta IC, this is n1 upon n0. This cos theta IC is 1 minus sin square theta IC. Sin square theta IC. And sin square theta IC n2 by n1. So this is n1 upon n0. This is 1 minus n2 upon n1 whole square. N2 upon n1 whole square. So this is
This is n1 upon n0, n1 upon n0 under root of n1 minus n2 square upon n1 upon n1. So this n1 cancel, this n1 cancel. So this is under root n1 minus n2 upon n0 is equal to sine theta e, sine theta e. You can write freshly as sine theta e. So normally the n air के लिए, if you take this n0 is 1, air or vacuum, so sine theta e, this sine theta e is equal to under root of n1 minus under root of n1 square, this square, both square. So we have what we have, sine theta e is equal to under root of n1 square minus n2 square. Yeah, this is the expression when n0 is equal to 1, n0 is equal to 1 in case of air, yeah, in case of vacuum, when the refractive index of the material is 1. So this important step, and formulation is known as, it is numerical aperture. So this numerical aperture NA, numerical aperture is NA. So this NA numerical aperture is numerical aperture by gradually decreasing the refractive index N1 of the core as a function of radius R1, the path become smooth undulating curve which does not reach the core cladding boundary, so that the wave propagation is as assumed, we have assumed.
So N1 is nothing but T of R, T of R. And this T of R has a very important in the application point of this A. Now, if we take the numerical example on this particular problem, then we can solve the numerical is as the given N1 is 1.55 or N2 is 1.50, N2 is 1.50. Then the critical angle NA, numerical aperture, is N1 square minus N2 square. N1 square minus N2 square. And this is 1.55 whole square minus 1.50 square. 1.50 square. And this is nothing but 0.394, that is NA. So the first important part of this refractive index point of view is this way कि कैसे हम इसको calculate कर सकते हैं. Now, after all, we have importance of optical fiber. We have discussed it details, but the first important point is attenuation. Attenuation. जैसे we have seen कि उस टाइम पर ये डिस्कस किया कि 20 मीटर यदि ट्रेवल किया है लाइट तो 1%, this is the I0, here it is the I, so there is only 1% loss. So attenuation is very low. Then electromagnetic isolation. Electromagnetic isolation means यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो लाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. No effect of electric or magnetic material. Electric or magnetic material. Then reliable, मतलब जो सिग्नल है, डेटा जो है वो फ्री एंड फेयर वे में पास होगा. वाइड बैंडविड्थ, मतलब something like this, that is here. So if this is the gain I0, this is the I0 here, I0 under root 2. So this frequency is F1, low frequency. This is F2. So bandwidth delta F is equal to F2 minus F1. And this is of the megahertz to gigahertz, high bandwidth. Then small size, so it can be implement. It can be implement anywhere
in anywhere with all precaution. Anywhere with all precautions. Then low cost silica oxide main component hai, so it is cheap. And greater repeater spacing, greater repeater spacing. Why? Because the less attenuation बहुत कम है, तो जो रिपीटर्स है ये सिग्नल बूस्ट करने के लिए, इसका जो जरूरत होता है वो ग्रेटर स्पेसिंग, बहुत लंबा स्पेस चलने के बाद भी, एंड इट इज फाइनली vulnerable, that is it is unaffected by environment, uninfected environment. So it can be equally used in case of water or in case of air or some mines anywhere else. So this is about all of today class, and now this session is open for